नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट। रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। रूस के मुताबिक बीती रात 2 ड्रोन राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के नजदीक पहुंच गए, लेकिन समय रहते रूसी सेना ने दोनों ड्रोन्स मार गिराए। क्रेमलिन के मुताबिक हमले के वक्त राष्ट्रपति पुतिन वहां मौजूद नहीं थे। रूस ने घटना का वीडियो भी जारी किया है और इसे एक आतंकी हमला बताया। क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि उसके पास जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। रूस के इस दावे पर पश्चिम के किसी बड़े नेता का फिलहाल बयान नहीं आया है। ड्रोन की क्षमता कितनी थी, इसकी भी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। और आपको बता दें, ज़ेलेंस्की के प्रेस सचिव का बयान जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने लिखा है, क्रेमलिन पर रात में हुए तथाकथित हमले की हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बार बार कहा है, यूक्रेन सभी उपलब्ध बलों और साधनों का इस्तेमाल अपने क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए करता है, न कि दूसरों पर हमला करने के लिए। कर्नाटक चुनावों में अभद्र भाषा के प्रयोग पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे को भेजा गया है। प्रियंक कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। उन पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप है। चुनाव आयोग ने उनसे कल शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री ने आज कई रैलियां की हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इस समय बताया जा रहा है कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी कलबुर्गी में रोड शो कर रही हैं। लेकिन नौकरी नहीं है आपके लिए 3,000 रुपए प्रति माह। 40% सरकार, इतनी शर्म की बात है कि 3.5 सालों में सिर्फ अपनी पहचान इसमें बनाई है इन्होंने। 40% सरकार अपने आप को पहचान बनाई है इन्होंने। पूरा कर्नाटका जानता है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की, किसानों ने आत्महत्या की, किसी विधायक के बेटे के घर में 8-8 करोड़ कैश मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हालत, ये परिस्थितियां बन गई है आपके प्रदेश की। खुलेआम लूट हो रही है, हर तरफ झूठ और लूट। और आज प्रधानमंत्री ने भी रैलियां की। आइए सुनते प्रधानमंत्री ने वार किया है कांग्रेस पर। कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है। और हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका को दशकों पीछे ले जाकर गड्ढे में गाड़ देगी। कांग्रेस कर्नाटका में शांति की दुश्मन है। कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है। जब कांग्रेस होती है, वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है।
और आपको बता दें, आज महाराष्ट्र की जो राजनीति है गरमाई हुई है। जिस तरह से कल शरद पवार ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, सुबह जयंत पाटिल, जितेंद्र अहवाड जैसे जो बड़े नेता हैं एनसीपी के, उन्होंने अपनी इस्तीफे की उन लोगों ने भी पेशकश कर दी। एक निष्ठा दिखाते हुए शरद पवार को कई जो नेता है वो सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच गए, लेकिन बारामती जो गढ़ है शरद पवार का, वहां पर क्या हाल है? हमारी सहयोगी पूजा वहां पर मौजूद है। पूजा, आप वहां पे पहुंची होंगी, इस समय लोगों का वहां पे क्या कहना है? जी दीदी, बहुत मायने रखता है बारामती। ये जो तहसील है पुणे जिले का छोटा तहसील है, लेकिन इसकी पहचान शरद पवार हैं। 1967 से आप देखें, जब वो पहली बार विधायक बने, उसके बाद से ये जो जगह है वो पवार फैमिली के नाम पे ही रही है। सुप्रिया सुले यहाँ से सांसद हैं, अजीत पवार अभी 7वीं बार आप देखें विधायक हैं, 6 बार खुद शरद पवार यहाँ से विधायक रहे हैं। तो यहाँ पे जो जुड़ाव है लोगों का वो बहुत ही भावनात्मक तरीके से, मैं अभी कुछ समय पहले जब लोगों से बात कर रही थी, बहुत लोग उनकी आंखों में आंसू भी थे कि किस तरह से उन्होंने ऐलान किया। क्योंकि हालांकि ये इनका कहना है कि जिस तरीके से शरद पवार का नेतृत्व आगे रहेगा, भले ही बैकडोर से रहे, अगर वो कमान अपने हाथ में रखते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष कोई और हो तो हमें चलेगा, लेकिन अगर वो होते तो 2024 की जो चुनौती है वो बहुत ही आसान होती। पार्टी को शायद नुकसान हो सकता है उनके अध्यक्ष पद को छोड़ने से। तो इस वक्त हम एक महानगर पालिका के, बारामती महानगर पालिका के सामने है, चाय की दुकान है, यहाँ पर चर्चा भी लोगों के बीच में हो रही है। और हम लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं सर आप? क्या नाम है आपका? मैं संतोष जाधव, बारामती में सोशल वर्कर का काम कर रहा हूँ। सोशल वर्कर हैं आप। आपको कल जब पता चला कि अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया है एनसीपी का शरद पवार ने, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? मैंने जब टीवी पे ये देखा तो मुझे शायद लगा कि पवार साहब ने जो निर्णय लिया वो अच्छा लिया, क्योंकि अभी उनकी उम्र, उनका जो बीमारपन, आप समर्थन करते हैं? हाँ, मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि अभी नया जमाना होगा, नया पीढ़ी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष देना पड़ता है, क्योंकि आगे तो आपकी पसंद कौन होंगी, सुप्रिया सुले या फिर अजीत पवार? सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले आप चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? क्या करते हैं सर आप? मेरा बिजनेस है, व्यापारी हैं आप? हाँ। व्यापारी है। मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि पवार साहब से हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई है, बारामती की आस्थाएं जुड़ी हुई है सब लोगों की। और पवार साहब जो भी कुछ करते हैं उनका एक मास्टर स्ट्रोक रहता है, जो 2-3 दिन में आपको भी पता चल जाएगा और सब जनता को पता चल जाएगा। लेकिन जो भी उन्होंने निर्णय लिया है वो 2-3 दिन में के बाद जो बताएंगे। आपको क्या लगता है क्यों लिया होगा ये निर्णय? जो भी कारण वो बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी उनकी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो उनका मास्टर स्ट्रोक रहता है ना, वो जो कुछ सोचते हैं वो पूरी दुनिया को सोचना पड़ता है। मतलब जो भारत देश है उसको सोचना पड़ता है। अगर उन्होंने कुछ निर्णय लिया है तो अच्छे के लिए ही लिया होगा, और उनको समर्थन करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोगों की आवाज इसके पहले जब हमने सुनी तो वो वही कह रहे हैं कि हालांकि पवार जी को खुद अध्यक्ष पद पर होना चाहिए, लेकिन उनका जो निर्णय होगा इनके लिए मान्य होगा। अगर जिस तरह से बीजेपी चुनौती दे रही थी कि जो गढ़ है एनसीपी का, शरद पवार का, बारामती, अब वहां पर भी बीजेपी की एंट्री होगी, तो वो अलग पार्टी को यहाँ पर एंट्री से फिलहाल कहते हैं कि हमारा समर्थन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एनसीपी के साथ बीजेपी होकर आती है तो पवार जी का जो डिसीजन होगा उनके साथ ये होंगे। तो जो भी उनका आगे फैसला होता है ये उनके साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा इस बातचीत के लिए। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से आज मुलाकात की है। इस मामले में कल कोर्ट में अगली सुनवाई है। ऐसे में ये मुलाकात कितनी अहम है, देखिए रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन और तीखी भाषणबाजी के बीच बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतर पहुंची। यहां धरना दे रहे पहलवानों के साथ करीब 20 मिनट चली मुलाकात के बाद मीडिया से बचते बचाते हुए निकल गईं। लेकिन धरने को कुछ दिन पहले अनुशासनहीनता बताने वाली पीटी उषा के जंतर मंतर पहुंचने से समाधान की उम्मीदें बढ़ी हैं। धरना दे रहे पहलवानों का कहना है कि पीटी उषा ने इस मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया है। हमें न्याय चाहिए। हमें कोई ना तो हमारी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई है, ना हमारी किसी और से लड़ाई है, चाहे वो पार्टी है, विपक्ष है, किसी के साथ हमारा कोई नहीं है। हम सिर्फ कुश्ती के लिए बैठे हैं। ब्रजभूषण सिंह के विरोध में जहां जंतर मंतर पर लोग जुट रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में उनके समर्थकों की भी कमी नहीं है। लिहाजा सरकार से लेकर उनके सियासी विरोधी तक बयान देने से बचते रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। आदरणीय नेताजी
के बारे में, वैसे वो हमारे पिता तुल्य हैं, हम लोग शुरुआती दौर से जानते हैं। कोई भी ऐसा जो भी आरोप लगाया गया है एकदम निराधार है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, लेकिन इन सब के बीच ये आरोप प्रत्यारोप कुश्ती की साख पर बट्टा जरूर लगा रहे हैं। कुश्ती से जुड़े हर एक शख्स की यही मांग है कि इन गंभीर आरोपों की निष्पक्षता के साथ में जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। खैर, पीटी ऊषा के आने से देर आए दुरुस्त आने वाली कहावत चरितार्थ होती है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आरोप प्रत्यारोपों का तापमान पीटी ऊषा के आने से कुछ कम होगा। दिल्ली से विमल मोहन और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शुक्रवार को फिल्म द कैरल स्टोरी रिलीज होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने को कहा है। फिल्म में लव जिहाद और कट्टरपंथ को विषय बनाया गया है, ये बताते हुए कि केरल में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। रियल और रील के बीच क्या फर्क है, देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर आया तो बताया गया कि ये केरल की 32,000 लड़कियों की कहानी है जिन्हें कट्टरपंथी बनाया गया है। दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ। लेकिन अब ट्रेलर बस 3 लड़कियों की कहानी की बात कर रहा है। क्या इस बदलाव के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि वो सही साबित हुई। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस कहानी को संघ परिवार का एजेंडा बताया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में एक डिस्क्लेमर डाला जाए कि ये काल्पनिक कहानी है। हम लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है, हमारे सेकुलर एथॉस के खिलाफ है और ये मूवी को रिलीज नहीं होना चाहिए। वैसे रील और रियल स्टोरी का फर्क सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत से 62 नौजवान विदेश गए जो आईसिस से जुड़ गए। देश के बाहर रहने वाले 68 भारतीयों के भी आईसिस से संबंध होने के प्रमाण हैं। इनमें से लगभग 95% दक्षिण भारत से हैं और ज्यादातर महिलाएं नहीं हैं। 2014 से अब तक भारतीय एजेंसियां 274 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके इस आतंकी गुट से रिश्ते सामने आए हैं। अब तक 3 साल से ये फिल्म हमारी थी, आज से ये आपकी हो गई। इस फिल्म में लव जिहाद का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन सच ये भी है कि न सिर्फ अदालतें बल्कि जांच एजेंसियां और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी लव जिहाद जैसी किसी बात को खारिज कर चुका है। फिल्म कल्पना का मामला होती है, लेकिन यहाँ सच दिखाने का दावा है, जबकि सरकार जो सच कह रही है उससे फिल्म दूर दिख रही है। सच्चाई ये भी है कि जो लोग रेडिकलाइज किए गए वो ऑनलाइन रेडिकलाइज किए गए। जांच एजेंसियों का कहना है कि उनमें से कईयों को वो डी रेडिकलाइज करने के लिए कई कैंप्स के साथ जोड़ रही हैं और कईयों को तो सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रही हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और एक स्थानीय युवक के बीच जमकर मारपीट हुई है। ऋषिकेश में वित्त मंत्री के घर के पास ये मारपीट हुई। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सुरेंद्र सिंह नेगी नाम के एक युवक और मंत्री के बीच जमकर हाथापाई हुई। इसमें मंत्री और उनके सुरक्षाकर्मी युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। इस घटना के बाद मंत्री ने मारपीट, कपड़े फाड़ने और लूटपाट का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ पीड़ित ने भी फेसबुक पोस्ट डालकर अपना रुख रखा है। युवक का कहना है कि वो अनजाने में मंत्री वाली गाड़ी के पास से गुजर गया, जिसके बाद मंत्री और सुरक्षा कर्मियों ने उसे अपशब्द कहे और मारपीट की। इस मामले में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। कहा है कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंत्री को तलब करते हुए कहा है कि प्रदेश में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गो फर्स्ट एयरलाइंस दिवालिया हो सकती है। उसने 3 दिन यानी 3, 4 और 5 मई के लिए बुकिंग बंद कर दी है। तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं कर पाने के चलते एयरलाइंस ने यह फैसला लिया है।
साथ ही अगले 3 दिन इसकी सभी उड़ानें बंद रहेंगी। गो फर्स्ट कैश एंड कैरी मोड में अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, यानी कि एयरलाइंस को रोज जितनी उड़ानें भरनी हैं उसके मुताबिक ईंधन के लिए पेमेंट करना पड़ता है। और अब एयरलाइंस के पास कैश खत्म हो चुका है, वो तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं कर पा रही है। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।